भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये दोनों उसके प्रसाद पयंत्र पद पर बने रहते हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये इसकी कार्यकारी शक्तियां ही हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। तो देखिए कुछ राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और मेंस के लिए। पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रिवाइज करिए ज़रा। तो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम से चलते हैं। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये दोनों उसके प्रसाद पयंत्र पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी के वेतन भत्ते राष्ट्रपति ही तय करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति या महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र पद पर बना रहता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आयोग की नियुक्ति करना भी इसकी कार्यकारी शक्ति है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अलग से प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसे किसे? भारत के राष्ट्रपति को। ये सब की सब कार्यकारी शक्तियाँ हैं भारत के राष्ट्रपति की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहरा है प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। देख लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किन किन कारणों से रिक्त हो सकता है, मतलब खाली हो सकता है? कौन कौन से कारण है वो? 5 वर्षीय कार्यकाल उसका समाप्त होने पर, उसके त्यागपत्र देने पर, उसकी मृत्यु होने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा दिए जाने पर। तो सबके सब इम्पोर्टेंट हैं और सबके सब करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल उसका समाप्त हो जाए, उसके त्यागपत्र देने से, मतलब वो अपना त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक बार राष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए, मतलब राष्ट्रपति का, तो उसे उसके बाद अपने पद पर बना रह सकता है। वह अपने पद पर बना रह सकता है 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण ना कर ले। अब संविधान में कुछ उपबंध हैं। क्या उपबंध हैं देखते हैं उनको। तो संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने से शासन के अंत से बचने के लिए किया है कि इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सके और उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। और उपराष्ट्रपति कौन है? ये राज्यसभा का सभापति। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसके त्यागपत्र दे दिए जाने पर, निष्कासन किए जाने पर अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर करना होगा। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ऐसा लिखा है भारत के संविधान में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है क्या? वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तो करेक्ट है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और दूसरा भी करेक्ट है। अब तीसरा देखते हैं। वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना चल रहे हों, या संसद के दोनों सदनों के सत्र ना चल रहे हों। देखिए गलत है तीसरा स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं इसको, या पूछा जा सकता है अगर नहीं पूछा है तो। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश पता कब कब जारी कर सकता है? जब संसद के या तो दोनों सदन नहीं चल रहे हों तब भी कर देगा वो, या फिर दोनों सदनों में से अगर एक सदन चल रहा है और दूसरा अनुपस्थित है तब भी अध्यादेश जारी कर सकता है वो। यहाँ जो केवल लगा दिया ना, केवल किंतु परंतु, इससे अधिकतर स्टेटमेंट गलत ही हो जाता है और यहाँ पर भी हो गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका केवल पहला और दूसरा, मतलब ए। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों के सत्र अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य सत्र ना चल रहा हो। मतलब दो सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, अगर उनमें से एक भी नहीं चल रहा होगा ना, दोनों चल रहे होंगे तब तो नहीं कर सकता। दोनों अनुपस्थित हैं तो कर सकता है, दोनों में से एक भी अनुपस्थित है, दूसरा चल रहा है, तब भी कर सकता है। तो अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब सदन में, मतलब जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, न कि केवल एक सदन द्वारा। जब सदन में दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य होगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ कथन और कारण है, बताना कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जा सकता है। कारण है, संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखिए, तो दोनों अलग अलग बातें, ना तो कथन कारण की विशेषता कर रहा है, ना कथन कारण की विशेषता कर रहा है। ऊपर से गलत और है कथन, दूसरा सही है। संविधान संशोधन विधेयक केवल सेंट्रल में जाते हैं, मतलब केंद्र सरकार में जाते हैं। राज्य सरकार में संविधान संशोधन विधेयक ना प्रस्तुत किए जाते, ना पास किए जाते। तो आंसर हो जाएगा पहला सही है और दूसरा गलत है। मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है, सी हो जाएगा। तो संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब संसद का काम है, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की जाती है? किसकी नियुक्ति की जाती है? तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जाती है क्या? बिल्कुल की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जाती है क्या? बिल्कुल की जाती है, आर्टिकल 148। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जाती है? बिल्कुल की जाती है। प्रधानमंत्री की तो की ही जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष। करिए एलिमिनेट, देखिए कौन सा गलत है इनमें। तो शुरू के 3 तो करेक्ट हो गए ना। प्रधानमंत्री भी ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री बेचारा ये लोकसभा स्पीकर की वजह से मारा गया, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति थोड़ी करते हैं, वो तो अपनों में से ही एक अध्यक्ष को चुनते हैं ना। लोकसभा के सदस्य मिलकर आपस में ही चुनाव करते हैं और अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। तो कर दो एलिमिनेट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। लोकसभा के सदस्य आपस में मिलकर अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिख तो नहीं गया आप लोगों का आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति से संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 69 नहीं है, 70 नहीं है, 71 नहीं है, ये है 72, 72। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति, किसको? उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। पहला मामला है, संघीय कानून के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में। संघीय कानून के विरुद्ध मतलब कोई ऐसा उसको दंड दे दिया गया किसी व्यक्ति को जो संघ के कानून के विरुद्ध हो, ऐसे कानून के तहत। यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, किसी को मृत्यु दंड दिया गया है। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति न्यायालय से स्वतंत्र है, ध्यान देना हमेशा। उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। राष्ट्रपति की इस शक्ति के 2 स्वरूप हैं। कौन कौन से? विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का व्यक्ति है, उसको सज़ा दे दी गई किसी ऐसी विधि या कानून के तहत दी गई है जो निरर्थक है, जो मान्य नहीं है, संविधान में उसका प्रावधान नहीं है, आईपीसी, सीआरपीसी किसी में भी देखा जाए तो। अगला है, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव करने के लिए उसको छोड़ सकता है, मतलब व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, देखा जाए तो। अब राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति को कुछ निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, या निम्नलिखित बातें उसमें आती हैं। जैसे राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा को लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है। अब क्या क्या होते हैं प्रविलंबन, परिहार, विराम, लघुकरण, समझते हैं इनको। देखिए, क्षमा में तो पता ही चल जाएगा आपको क्या होगा क्षमा में।
क्षमा करने का क्या मतलब है? इसमें दोषी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण का मतलब क्या है? दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड का लघुकरण करके उसको कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। ये सीधा सीधा पूछ लेगा मैचिंग द वर्ड करने के लिए। अब परिहार में क्या होता है? परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति में परिवर्तित किए बिना उसकी अवधि कम कर देना। उदाहरण के तौर पर किसी ए नाम के व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा मिली है, तो उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। तो क्या कर दिया? इसका परिहार कर दिया। विराम का मतलब क्या है? देखिए, विराम का मतलब है किसी दोषी को मूल रूप से दी जाने वाली सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता आ गई उसको, या महिलाओं को गर्भावस्था, ऐसी अवधि के दौरान। प्रविलंबन क्या होता है? देखिए, प्रविलंबन का मतलब है, इसका अर्थ है किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए उसको समय देना, देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सामान्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या क्या कर सकता है? सामान्य विधेयक हैं, देखिए 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इन तीनों विधेयकों पर राष्ट्रपति की अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। सामान्य विधेयकों पर बात करते हैं। चूँकि विधेयक सामान्य है तो इसके ऊपर तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ ऊपर चढ़ चढ़ कर बोलेंगी। जैसे स्वीकृति प्रदान कर सकता है क्या, अस्वीकृत कर सकता है क्या, वापस कर सकता है क्या, अपने पास विचार के लिए रख सकता है क्या। तो देखिए, सामान्य विधेयकों को राष्ट्रपति स्वीकृति भी प्रदान कर सकता है अगर चाहे तो, अस्वीकृत भी कर सकता है वे चाहे तो, वापस भी कर सकता है चाहे तो, और अपने पास पुनर्विचार के लिए भी रख सकता है अगर चाहे तो। आंसर हो जाएगा इसका डी, सब कुछ कर सकता है साधारण विधेयकों के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता? तो स्वीकृति दे सकता है धन विधेयकों को, बिल्कुल दे सकता है। अस्वीकार कर सकता है धन विधेयकों को, कर सकता है। वापस कर सकता है, वापस नहीं कर सकता। अब देखिए, 2 तो करेक्ट है, आंसर हो जाएगा वो सी या डी में से एक, बताइए। तो भारत का राष्ट्रपति धन विधेयकों को स्वीकृत कर दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, वापस नहीं कर सकता। वापस नहीं कर सकता तो डी करेक्ट हो जाएगा और सी हो जाएगा गलत। वापस नहीं कर सकता धन विधेयक पर, वापस नहीं करेगा, उसको अनुमति देनी ही होगी, या अस्वीकार कर दे। और अगर अस्वीकार कर दिया उसने, फिर से पास कर दिया लोकसभा राज्यसभा ने, फिर तो बाध्य हो जाएगा वो। तो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति केवल स्वीकृति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन वापस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका कनाडा के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ते होंगे ना, बार बार याद होगा। डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, मतलब आयरलैंड से लिए गए हैं, गलत है तीसरा। अगर 5वां भी कन्फ्यूज़न है तो चौथा तो गलत है ना, तीसरा करेक्ट है, चौथा गलत है। तो जरा करो तो एलिमिनेट, चौथे से हो जाएगा क्या? 2 तो कट जाएंगे ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो 5वां भी गलत है, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका की है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो चौथा गलत, 5वां गलत। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से ली गई है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, बताइए। तीनों कवर करवा दिए ना एक साथ, साधारण भी, वित्त भी, मतलब धन विधेयक भी, और संविधान संशोधन विधेयक भी आ गया। तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है। उपरोक्त में से बताइए क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास केवल इतनी शक्ति है कि वो उसको स्वीकार कर सकता है केवल, ना तो अस्वीकार कर सकता और ना ही वापस कर सकता। तो गलत गलत गलत, आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति केवल स्वीकृति दे सकता है, ना तो वापस कर सकता और ना ही अस्वीकार कर सकता। तो 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। PDF इसका मिल जाएगा कुछ देर बाद।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। रोज़ एक एक प्रश्न, एक एक टेस्ट लेकर चलिए, कोशिश करेंगे कि 2 हो जाएं एक दिन में आने वाले समय में, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और जब 31 मई को 2020 का प्रीलिम्स हो, तब आप कम से कम हज़ारों टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो। और 100 प्रश्न देती है ना यूपीएससी, तो 80 करके आओ करेक्ट बिल्कुल, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।